तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 10A। यहाँ पे हम न्यू क्वेश्चन देखेंगे और उससे कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जी एच इजकल टू हमारा के अपॉन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहली बात कि कोई भी जीरो नहीं है, नो जीरो। पोल्स हमारे हैं जीरो, जो हमें यहाँ से दिख रहा है एस, ठीक है। ये इसका S+1 और S+2 मतलब जीरो, -1 और -2, क्योंकि तीन पोल्स हैं, इसका मतलब तीन रूट लोकस की हमारी ब्रांचेस होने वाली हैं। तो इसको थोड़ा मैं रफली ड्रॉ करके पहले आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, ओके। एक हमारा पोल ज़ीरो पे हो गया, एक हमारा -1 पे हो गया और एक -2 पे हो गया। और फिर इधर हमारा ये किधर चला गया, इन्फिनिटी की तरफ चला गया, ये हमारा इन्फिनिटी निकल गया। फिर वही कंडीशन, कहाँ कहाँ रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा, कहाँ नहीं करेगा। तो आप साफ साफ चेक कर सकते हैं। अब तो उतना मुश्किल नहीं रहा है। मान लो मैं इस -1 के इधर इधर इस वाले हिस्से में चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके इधर केवल एक ही पोल मौजूद है, इसका मतलब यहाँ लाई करेगा। इस पोल के इधर हमारा रूट लोकस लाई नहीं करेगा, जहाँ नहीं कर रहा उसको मैं येल्लो से हाईलाइट कर रहा हूँ। तो यहाँ हमारा -1 के राइट में लाई करेगा। अब मैं -2 के अगर इधर देखूँ राइट में, क्योंकि -2 के राइट में दो हमारे पोल्स मौजूद हैं, इसका मतलब कि इस वाली जगह पे भी लाई नहीं करेगा। तो अब हमें क्लियर हो गया कि कहाँ कहाँ रूट लोकस लाई करेगा और कहाँ लाई नहीं करेगा। अब क्योंकि तीन ब्रांचेज होने वाली हैं, तो देखो पोल से हमेशा हमारा बाहर की तरफ निकलता है। तो देखो ऐसे ये हो गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा, ठीक है, ब्रेक अवे पॉइंट होगा, जो आपको निकालना है। ये तो चीज़ हमको समझ में आई गई कि एक ब्रेक अवे पॉइंट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक हमारा ज़ीरो मान लेते हैं, ठीक है। हमारा मतलब क्या है, तीन जीरोज ही, क्योंकि P-Z क्या है यहाँ पे, P-Z इज़ 3 - 0 इज़ 3 है। इसका मतलब कि तीन जीरोज हमारे इन्फिनिटी पे बैठे होंगे, हमें अज्यूम करके चलना है। तो इस पोल से इधर एक का तो काम ठीक हो गया कि इस पोल से इधर को जीरो पे हमारा एक रूट लोकस की ब्रांच चली गई, तो ठीक है। अब ये जो दो रूट लोकस की ब्रांच है, ये मान लो यहाँ से ऊपर तो उठी, अब ये जाए कहाँ पे, इनके पास कोई पाथ ही नहीं है। उसके लिए हमें असिम्प्टोट्स बनाने पड़ेंगे, असिम्प्टोट्स का एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि P-Z 3 के इक्वल है। तो हम K को लगा सकते हैं 0, 1 और 2, ओके। उसको लगाएंगे 2K+1 और इंटू 180 डिग्री। ये सब वही चीज़ें हैं जो हमने अभी सीखी हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, अपॉन P-Z। तो इसको यूज़ करके जब आप एंगल निकालेंगे तो आपको एंगल क्या क्या मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा और हमारा 300 डिग्री मिलेगा, ओके। तो ये चीज़ तो समझ में आ ही रही होगी अभी। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारे असिम्प्टोट्स के एंगल निकल के आ गए, 60, 180 और डिग्री और 300 डिग्री। अब देखो 60 डिग्री का क्या मतलब है कि इस वाले उससे एक हमारा ये देखो, या तो यहाँ देख लो या ऊपर ही, यहाँ ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, ऊपर देखते हैं। ये जो पोल है इससे एक असिम्प्टोट बनाओ हमारा ऐसे, ये हमारा किस पे बना, ये जो एंगल है ये एंगल 60 डिग्री है। तो एक असिम्प्टोट ये बना। अब हमारा एक जो होगा ये कर्व, ठीक है, यहाँ से ऊपर उठ के इसके थ्रू चला जाएगा ये, ओके। इसके थ्रू कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो एक रूट लोकस की ब्रांच हमारा इन्फिनिटी पे जा रही है इसके थ्रू। एक और बनाओ। अब देखो, क्योंकि एक तो आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये 180 डिग्री है, मतलब ये वाला असिम्प्टोट, इस जिस असिम्प्टोट के सहारे ये वाला पोल से हमारा इन्फिनिटी पे गया है, तो ये तो इसमें यूज़ हो गया 180 डिग्री वाला। तीसरा एंगल ऑफ असिम्प्टोट हमारा क्या निकला, 300 डिग्री। तो 300 डिग्री मतलब कि जब आप इस एक्सिस से बनाएंगे तो 300 डिग्री का क्या मतलब है, कुछ ऐसा। जब आप ऐसा बनाएंगे तो ये जो एंगल निकल रहा है ये वाला, ये हमारा 300 डिग्री है। तो आपको क्या समझ में आया कि इस 300 डिग्री के सहारे अब हमारा इस वाले पॉइंट से ये ऐसे हमारा चला जाएगा ये इन्फिनिटी पे, और ये दोनों ही क्रॉस कर रहे हैं किसको, हमारा जियोमेगा एक्सिस को। इसलिए ये सिस्टम कैसा हो गया, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो गया, ओके। तो अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे इस तरीके से हमारा रूट लोकस डायग्राम बनेगा। तो क्या क्या जरूरी था, एंगल ऑफ असिम्प्टोट सबसे ज़्यादा जरूरी था निकालना। और अब और क्या ज़रूरी है, सेंट्रोइड तो आप निकाल ही लेंगे। ये जो पॉइंट है ये ब्रेक अवे पॉइंट बोला जा सकता है, ये सैडल पॉइंट, ये सैडल पॉइंट क्या वैल्यू होगा ये हमें निकालना ज़रूरी है, ओके। पॉज करके देख सकते हैं, बेसिक चीज़ें यहाँ पे हमने डिस्कस करी, जो कि उतना रूट लोकस के अंदर हार्ड नहीं माना जाता है। उसके बाद क्या है कि ये नीचे आए तो ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें भी वही चीज़ बनी हुई है। देखो ये K= हमारा 0, ये वो K= 0 वो पॉइंट होता है जहाँ से डिपार्चर करता है, ये K= इन्फिनिटी वो पॉइंट जहाँ अराइवल करता है। ये -2 से हमारा एक रूट लोकस ब्रांच निकली, ठीक है, ये चीज़ हो गया। ये हमारा क्या है -1, ये क्या है हमारा 0। देखो जहाँ जहाँ येलो हाईलाइट है मतलब हमारा रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और बची हुई जगह रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है।
ये चीज़ें। फिर देखो वही ये 180 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री और ये वाला एंगल 300 डिग्री, तो इसमें कुछ नया नहीं है, सब जो हमने ऊपर देखा वही है। उसके बाद ये पॉइंट हमें निकालना है, और ये जो ऑरेंज से बनाया है ये जिसको मैं अभी बना रहा हूँ, ये हमारा रूट लोकस की ब्रांच है जो कि असिम्प्टोट के सहारे इन्फिनिटी पे जा रहा है, ऐसे ये नीचे जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, इस डायग्राम में अभी और ज़्यादा नहीं घुसेंगे, सीधे सीधे एक एक करके पॉइंट्स को देखेंगे, उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 3 रूट लोकस ब्रांचेज हैं, ये देखो ये लिखा 3 रूट लोकस ब्रांचेज है क्योंकि 3 पोल्स हैं, तो बेसिक सा पॉइंट हो गया। ठीक है, रूट लोकस ब्रांच का एग्जिस्टेंस कहाँ कहाँ होगा ये चेक करना, ऑड वाला कंडीशन यूज़ करते हुए ये भी हमने कर लिया। डिपार्चर एंगल फॉर पोल्स क्या क्या होगा, तो वो हमने निकाल लिया, किस एंगल पे पोल्स हमारे डिपार्चर करेंगे। ठीक है, 3 एंगल है, जिस मतलब इस तरीके से, क्योंकि जैसा असिम्प्टोट बनता है उसी तरीके से डिपार्चर होता है। अच्छा, डिपार्चर एंगल ये हो गया, देखो यहाँ बता देते हैं। डिपार्चर एंगल तो हमारा 180 डिग्री है। ठीक है, एक जैसे पोल से ये निकला है, इस वाले पोल से इधर ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, तो जब पोल से डिपार्ट कर रहा है रूट लोकस की ब्रांच तो फिर वो डिपार्चर एंगल 180 डिग्री पे ही कर रहा है। ओके, ये चीज़ हो गई। ये भी डिपार्चर जब पोल से बाहर निकल रहा है तो ये 180 डिग्री निकला। एंगल ऑफ असिम्प्टोट अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, तो 180 डिग्री। और जब ये भी निकल रहा है तो ये भी हमारा 180 डिग्री पे निकल रहा है, ये चीज़ हो गई। ये भी हमने निकाल लिया। एंगल ऑफ अराइवल भी हमें कितने एंगल पे अराइव कर रहा है, 0 पे, तो वो भी हमने निकाल लिया। फिर हमारा P - Z कितना है, 3 के इक्वल है, ये हमने देखा। ये इसी की मदद से हमने निकाला कि फाई हमारा 60 डिग्री, 180 डिग्री और 300 डिग्री होगा, तो ये ज़रूरी है। 3 का क्या मतलब है कि 3 जीरोज हमारे इन्फिनिटी पे बैठे होंगे। तो एक एक करके सारी प्रॉपर्टी को देखते चलना है। सिग्मा ए रियल पार्ट ऑफ पोल्स क्या क्या है हमारा, -2 है एक पोल, उसमें -1 ऐड कर दो, उसमें 0 ऐड कर दो, और जीरोज कुछ है नहीं तो 0 घटा दो, और क्योंकि P - Z 3 है तो ये कर दो। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये -1 ही दे देगा। तो देखो -1 मतलब यही वाला जो पॉइंट था, यही सेंट्रोइड था हमारा। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यही हमारा सेंट्रोइड है, ये जिसको मैंने अभी ढक दिया है, यही सेंट्रोइड है। फिर असिम्प्टोट्स बनाओ, और असिम्प्टोट्स बनाने के बाद 8 प्रॉपर्टी 9 प्रॉपर्टी में रूट लोकस की ब्रांचेस ड्रॉ कर दो। देखो यहाँ तक हमने ऊपर कर ही लिया था। देखो ये जो प्रॉपर्टी नंबर 9 तक है, यहाँ तक हमने ऊपर पूरा का पूरा अपने उसमें देख लिया था रूट लोकस डायग्राम में। उसमें जो जो नई चीज़ें थी उनको अब हम देखेंगे आगे की प्रॉपर्टीज से। तो प्रॉपर्टी 10 क्या कहती है कि आप dk/ds निकालो, उसको 0 के इक्वल रख दो। तो देखो dk/ds क्या हो जाएगा, qs क्या हो जाएगा, s+1 s+2 + k। ये k क्या हो जाएगा हमारा, ये समथिंग। अब पहले k हमने एक तरफ किया, फिर उससे dk/ds निकाला, तो उससे जो वैल्यूज़ निकालेंगे, तो इसको मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, s = -0.42 आएगा, जो कि हमारा लाई करेगा रूट एक्सेस पे, तो ये सैडल पॉइंट की तरह काम करेगा। तो ये वही पॉइंट है जो ये हमारा -1 था और ये 0 था। मैं क्या कह रहा हूँ, ये वही पॉइंट है, इस पॉइंट से ये हमारा क्या है -0.42, ये वही पॉइंट है जहाँ से हमारा ये ऐसे करके और ऐसे करके हमारा वो निकलेगा रूट लोकस, ये इस असिम्प्टोट्स के सहारे। तो ये -4.42 -1 और ये 0 के बीच वाला सैडल पॉइंट ही है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ब्रेक अवे पॉइंट ही है। तो देखो इसको निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, आपको पहले QS की इक्वेशन लिखनी है, k को एक तरफ करना है, dk/ds निकालना है, उसको 0 के इक्वल रखना है और वैल्यूज़ को निकाल लेना है। -1.58 नहीं है क्योंकि वो लाई ही नहीं कर रहा रूट लोकस पे। अब देखो स्टेबिलिटी कंडीशनल स्टेबल है क्योंकि ये क्रॉस कर रहा है किसको, j-ओमेगा एक्सिस को एंटर करके, j-ओमेगा एक्सिस के ऊपर अगर लाई करे ऑन तो वो मार्जिनली स्टेबल होगा। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये मार्जिनली स्टेबल नहीं कंडीशनली स्टेबल है। और अगर वो एंटर कर जाए या बोले तो क्रॉस कर जाए j-ओमेगा एक्सिस को, तो वो क्या होगा, कंडीशनली स्टेबल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक और। अब आते हैं प्रॉपर्टी 12 पे, चेक करना है स्टेबिलिटी की कंडीशन को। ओके 12-13, तो आप क्या करो, जो वहाँ पे हमने देखा था रूथ हर्विट्ज क्राइटेरिया का हमने लिखा हुआ था कि उसकी मदद से हम चेक करते हैं, तो वो चीज़ करेंगे। देखो इसको रिपीट कर देते हैं प्रॉपर्टी, ये देखो द पॉइंट एट विच रूट लोकस इंटरसेक्ट j-ओमेगा एक्सिस। अगर कभी ऐसा होता, देखो अभी तक इस प्रॉपर्टी का यूज़ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, j-ओमेगा एक्सिस को क्रॉस नहीं किया था, इंटरसेक्ट नहीं किया था। अब प्रॉपर्टी 12 हमारा पहली बार यूज़ हो रही है। तो द पॉइंट एट विच रूट लोकस इंटरसेक्ट j-ओमेगा एक्सिस एंड द वैल्यू ऑफ k, ओके वैल्यू ऑफ k एट दैट पॉइंट कैन बी ऑब्टेन यूजिंग रूथ एरे। तो रूथ एरे की मदद से हम वो पॉइंट निकाल सकते हैं। तो देखो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है कि QS की जो इक्वेशन है उसके लिए मैं रूट टेबल बनाई, रूथ हर्विट्ज टेबल बनाई। ये कुछ ऐसे आई, इसमें एक अननोन है k, तो देखो k को लिख दिया। अब ये चीज़ आई, देखो ये आया 6 - k/3, तो इसको आप ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए।
अब ये पॉजिटिव होगा तो इससे आप निकाल सकते हैं 6 माइनस के ग्रेटर दैन 3, या फिर के हमारा जो होना चाहिए वो लेस देन 6 होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो देखो यही कंडीशन यहाँ पे है कि हमारा के अगर 0 से 6 के बीच में है तो ही हमारा स्टेबल होगा। और जो वैल्यू होती है पर्टिकुलर, इसको अगर आप 0 के इक्वल रख के सॉल्व करें तो आपको के की वैल्यू देगा, वो वैल्यू के ऊपर वो मार्जिनली स्टेबल होगा। मतलब ये कंडीशनली स्टेबल होने का मतलब क्या है कि वो तीनों तरह की स्टेबिलिटी आपको दे सकता है, बट वो डिपेंड करता है कंडीशन क्या अप्लाइड है। ये मार्जिनली स्टेबल कंडीशन देगा। और अगर ऑब्वियसली बात है कि अगर ये नेगेटिव हो गया ये वैल्यू, ये नेगेटिव होने का मतलब कि के हमारा ग्रेटर देन 6 हो गया, जो कि ये कंडीशन है तीसरी वाली ये, तो हमारा ये ग्रेटर देन 6 मतलब कि के हमारा 6 से लेके इन्फिनिटी तक कहीं भी जाएगा तो ये अनस्टेबल हो गया। ये मार्जिनली स्टेबल हो गया जो ओरिजिन पे हमें मिल रहा है, मतलब वो इंटरसेक्ट तो ऑब्वियसली बात है वो ओरिजिन पे ही कर रहा है, मतलब जियोमेट्रिक एक्सिस पे कर रहा है इंटरसेक्ट। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब अगर इसी में हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन भी निकालना चाहें तो उसको कैसे निकालेंगे? ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। जिस वाली रो में हमारा के आता है उसी के लिए आप इक्वेशन लिखो। तो इसके लिए क्या लिखो, क्योंकि ये 3 और ये एस स्क्वायर वाली रो है तो ये लिखो आप 3s² प्लस के। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, 3s² प्लस के, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगी s= +-j2 या फिर ω=√2, ये आपका होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है कि आप फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन भी यहीं रूट लोकस से निकाल सकते हैं। कैसे? जहाँ पे आपका के पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ जिस वाली रो में, उस रो को लेना है और उसकी इक्वेशन फ्रेम करनी है, जो कि आपने रूथ हर्विट्ज़ क्राइटेरिया में फ्रेम करनी सीखी ही थी। तो 3s² प्लस के ये निकाल लिया। ठीक है, कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी भी हमने देख ली। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम आर एब्सोल्युटली स्टेबल। पहले और सेकंड ऑर्डर के सिस्टम एब्सोल्युटली स्टेबल होते हैं, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय वैल्यू ऑफ ओपन लूप गेन। तो ये एक जस्ट पॉइंट बता रहा है कि जो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम होते हैं वो अपने आप में एब्सोल्युटली स्टेबल ही होते हैं, दे आर नॉट अफेक्टेड बाई द वैल्यू ऑफ ओपन लूप गेन। के की वैल्यू से वो अफेक्टेड नहीं होते। बट क्योंकि ये यहाँ पे हमारा थर्ड ऑर्डर सिस्टम आ गया, ठीक है, s³ आ गया, तो यहाँ पे के की वैल्यू उन्हें अफेक्ट करेगी। तो ये देखो जैसे ही थर्ड ऑर्डर सिस्टम आया वैसे ही क्या निकल के आ गया, कंडीशनल स्टेबिलिटी निकल के आ गई। ओके, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं ये हमारा डैम्पिंग कंडीशन का। डैम्पिंग कंडीशन निकालने के लिए देखो यहाँ पे अब नई चीज़ निकल के आई। हमें वापस चलता हूँ अपने डायग्राम में। डैम्पिंग कंडीशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को हटाऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखो डैम्पिंग कंडीशन को निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उस पॉइंट पे मतलब ये देखो के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये जो हमारा ये पॉइंट है -0.42। ओके उस पॉइंट पे के की वैल्यू क्या है वो निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ फेजार्स ऑफ पोल और अपॉन लेंथ ऑफ फेजार्स ऑफ 0। तो क्योंकि 0 कोई है नहीं तो नीचे हमें कुछ भी नहीं लेना, उसको हम 1 ले लेते हैं। ओके, अगर 0 मान लो कुछ भी मौजूद नहीं है फिर भी हम उसको लेंथ तो उसकी वहाँ पे हम नहीं लेते। तो ऊपर क्या क्या लेंथ होगी पोल से, सारे के सारे पोल से यहाँ की लेंथ कितनी कितनी होगी, देखो एक लेंथ तो ये होगी, ये इस वाले पोल से लेके और यहाँ तक ये क्या है -2, इसका मतलब है -2 और उसमें 0.42 घटा दो। इसका सीधा सा मतलब है आप ऐसे कर सकते हो कि 2 में से -42 घटा दो। मतलब क्या करो कि ये पूरा लेंथ जो है ये 2 है, 2 यूनिट्स है। इसको अगर पॉजिटिव में देखें ये 0.42 है तो इस वाले से इसको घटा दोगे तो ये आपको इतनी लेंथ निकल आएगी। तो एक तो लेंथ 0.42 हो गई, देखो एक लेंथ तो यही हो गई 0.42। एक लेंथ आपकी इस वाले -1 से ये हो गई 0.42 तक, ये हो गई 0.48 और एक हो गई आपकी ये येलो वाली है 0.42। और ये जो तीसरी वाली आपकी लेंथ है ये इस -2 से लेके ये और ये पूरी यहाँ तक, ये पूरी लेंथ हो गई आपकी 1.58। तीनों का मल्टीप्लिकेशन आपको वैल्यू देगा 0.38। देखो बस इस पूरे डायग्राम से ये चीज़ बची थी जो हमने अभी तक नहीं समझी थी। 0.38 आपको दे रहा है और देखो ये वो पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। ये चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, ये जो पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है ये पॉइंट, ये तो इस पॉइंट पे के की वैल्यू कितनी होगी वो हम रूट हर्विट्ज़ टेबल से निकालें 6। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पे मार्जिनली स्टेबल होगा वो k=6 है। और वो पॉइंट अपने आप में क्या होगा, वो होगा 0,-2 नीचे और 0,-√2 नीचे और 0,√2 ऊपर। ये हमने कैसे निकाला, जो हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकाली थी वही इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है।
ये कोऑर्डिनेट है जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, और ये वो उस पर के की वैल्यू है उस कोऑर्डिनेट पे। देखो ये चीज़ भी ज़रूरी थी जो हमने ऊपर सीखी। मतलब आप पॉज करके अगर देखो ना, इस पूरे डायग्राम में इस समय लगभग सारी चीज़ें कवर हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कवर नहीं हुआ। ओके, तो ये वैल्यू निकल के आई 0.38। तो अब आपको एक चीज़ तो पहले से पता है कि ये जो वैल्यू 0.38 है, यहाँ पे तो क्रिटिकल स्टेबल होगा ये, तो वही चीज़ ये जो वैल्यू है 0.38 ये रही, ये डैम्पिंग कंडीशन हम देख रहे थे। तो 0.38 पे आपको क्रिटिकल डैम्पिंग देगा, क्योंकि रियल और इक्वल रूट्स है यहाँ पे। अब 0.38 से जैसे ही हम लेस की तरफ जाएंगे तो ये आपको ओवर डैम्पिंग देगा, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं कि रियल और अनइक्वल वैल्यू है, और ये 0.38 से कम और 0 तक के की वैल्यू अगर होगी तो ये ओवर डैम्पिंग देगा। और 0.38 से ज़्यादा होगी, लेकिन कहाँ तक, ये न्यू केस है, ठीक है, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू चीज़ है। ये 0.38 से ज़्यादा होगी, पर के की वैल्यू कहाँ तक, पहले तो हम इन्फिनिटी तक ले लेते थे, 6 तक, केवल 6 पॉइंट तक, केवल 6 पॉइंट तक। ओके, क्योंकि वहाँ वो मार्जिनली स्टेबल है, तो वहाँ पे एक बार और डैम्पिंग में चेंज आएगा, तो 6 तक ये अंडर डैम्पिंग होगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स क्योंकि यहाँ पे है, क्योंकि जो मेगा एक्सिस पे है। और एक नया केस है जहाँ पे बिल्कुल डैम्पिंग नहीं होती, अगर ये जो हम देखेंगे जहाँ पे ये अनस्टेबल है, क्योंकि जहाँ डैम्पिंग नहीं होगी वहीं पे अनस्टेबल होगा। तो जहाँ ये अनस्टेबल है मतलब के इक्वल टू 6 और उससे हाई, ये ओके, के इक्वल टू 6 पे ये अनडैम्प्ड होगा, और फिर उसके बाद तो स्टेबल ही नहीं होगा, तो वहाँ डैम्पिंग क्या चेक करेंगे, तो के इक्वल टू 6 पर ये अनडैम्प्ड होगा, ये याद रखेंगे, के इक्वल टू 6 पर ये अनडैम्प्ड होगा, नो डैम्पिंग एट ऑल, और उसके बाद तो ये अनस्टेबल होगा। तो ये डैम्पिंग कंडीशन को हमने चेक किया, तो पूरा का पूरा इस तरीके का क्वेश्चन ये हमारा कवर हुआ। अब इसी सेम क्वेश्चन के लिए हम क्या बनाने जा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ये उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस डायग्राम वहाँ एग्जिस्ट करता है जहाँ रूट लोकस डायग्राम हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखो ऊपर वाले केस में जहाँ मैंने येलो वाला पार्ट हाईलाइट किया था, वहीं पे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस डायग्राम एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाले पार्ट में और ये बीच वाले पार्ट में। ये जो ब्लू वाला पार्ट इधर है, क्योंकि यहाँ रूट लोकस एग्जिस्ट करता था, इसलिए अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक तो ये निकालना बड़ा आसान है, अगर आपने रूट लोकस ऑलरेडी बनाया हुआ है तो ये निकालना बहुत आसान है कि कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस आपका कहाँ बनेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे क्या होगा कि जो असिम्प्टोट्स होंगे उनका एंगल बदल जाएगा। ओके, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस है, तो वो एंगल क्या होंगे, 120 डिग्री होगा, 240 डिग्री होगा, और हमारा तीसरा एंगल क्या होगा हमारा, शायद 180 डिग्री ही होगा, ठीक है, 0 डिग्री होगा, 180 नहीं, हाँ, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री हो गया तो 120, 240 और 0 डिग्री, तो ये होगा हमारा। तो वो तीनों एंगल बनाओ, असिम्प्टोट्स उनके सहारे बनाओ, और अब हमारा रूट लोकस कुछ इस तरीके से ट्रेवल करेगा। ओके, तो इसको मैं क्या पहले पॉइंट्स को डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इसके ऊपर आएंगे। तो क्योंकि 3 कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस ब्रांचेज होंगी, क्योंकि 3 पोल हैं, ये तो सेम पॉइंट होता है। फिर रूट लोकस ब्रांचेज एग्जिस्ट वेयर एट राइट, ठीक है, ये जहाँ इवन वाला केस होता है, ये भी ईजी है करना, जहाँ एग्जिस्ट करेगा हमने पहले ही देख लिया। फिर क्या एर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ डिपार्चर आपका क्या क्या होगा, वो देखना जरूरी है, कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, ये वो रेंज भी दे दी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है रेंज लिखना। उसके बाद p माइनस जेड 3 के इक्वल है। अब क्योंकि p माइनस जेड 3 के इक्वल है, तो उसकी मदद से हमें फाई एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स निकालना पड़ेगा। तो 0 डिग्री, 120 डिग्री और 240 डिग्री जो कि डिफरेंट होंगे वो निकालना है। फिर हमारा क्या होगा कि ये डिफरेंट होंगे, क्योंकि ये क्या बता रहा है, डिफरेंट होंगे फ्रॉम रूट लोकस डायग्राम। हमारा जो सेंट्रॉइड होता है वो सेम होता है, तो आपको पहले पता ही मतलब याद कर लेना चाहिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेम है, कौन कौन सी डिफरेंट है। ओके, तो डिफरेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक ऑड की जगह इवन आ गया, ठीक है, मतलब एग्जिस्टेंस और रूट लोकस और कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस एक दूसरे से डिफरेंट है। बाकी जहाँ जहाँ 2k+1 मौजूद था, केवल वहाँ पे अब 2k मौजूद होगा, बस जिस प्रॉपर्टी में ये चीज़ यूज़ हो रही थी वो सारी प्रॉपर्टी बदल जाएंगी। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस के अंदर, और एक लास्ट वाली प्रॉपर्टी बदल जाएगी। तो इसका असिम्प्टोट बनाओ, उसके बाद रूट लोकस बना दो। अब dk/ds को करोगे, अब क्योंकि देखो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यूज़ तो वही आएंगी जो ऊपर आई थी, -0.42 और -1.58। जो रूट लोकस पे लाई करेगा वो पॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस पे तो लाई नहीं करेगा, तो ये जो -0.42 है कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस पे लाई नहीं करेगा। अब हमारा सेटल पॉइंट होगा -1.58। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको मैं बड़ा सा ये सर्किल बना दे रहा हूँ, ये जो पॉइंट है ये -1.58 है, यहाँ से हमारा कर्व मूव करेगा और इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ओके, अब क्योंकि ये अनस्टेबल तो वैसे भी बता दे रहा है, भले ही इसमें कुछ भी जियोमेगा एक्सिस पे नहीं जा रहा, पर ये वाला हिस्सा तो हमारा इधर लाई कर रहा है, तो अनस्टेबल तो ये है, वही क्या है, ये चीज़ हो गई। ओके, ये सेटल पॉइंट हो गया, ये हमने देख ही लिया।
ड्रॉ रूट लोकस ब्रांच बिफोर सैडल पॉइंट दे आर रियल एंड आफ्टर सैडल पॉइंट दे आर कॉम्प्लेक्स। तो रूट लोकस ब्रांच जो सैडल पॉइंट के पहले रियल होंगी, सैडल पॉइंट के बाद में फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो वो चीज़ है। अनस्टेबल होगा पता है, क्योंकि एक ब्रांच जो है वो हमारा राइट साइड में लाई कर रही है, तो ये हमको पता ही है। एनी वैल्यू ऑफ के माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 के बीच में हमारा ये अनस्टेबल होगा। और ये हमें पहले से पता है कि नेगेटिव के की वैल्यू मतलब नेगेटिव वैल्यू ऑफ के मतलब पॉजिटिव फीडबैक, और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के मतलब नेगेटिव फीडबैक। ये सब नई चीज़ें नहीं है। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस डायग्राम भी हमारा इसमें निपट गया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, वही सारी चीज़ें थी, बस ये -1.58 पॉइंट हमने ये भी पहले ही निकाल लिया था। एस की 2 वैल्यू आई थी, -0.42 और दूसरी वाली ये। अब ये यहाँ पे काम की नहीं रहेगी, जो कि ऊपर काम की थी रूट लोकस में, ये काम की थी। कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस में ये काम की नहीं होगी। बाकी एसिम्प्टोट के एंगल 120 डिग्री, ये 240 डिग्री, सब वही चीज़ें हैं, कुछ भी बहुत ज़्यादा रूट। तो कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस बनाना थोड़ा और ज़्यादा सिंपल है। फिर देखेंगे लेक्चर 10 पार्ट बी, कुछ कंक्लूजन्स यहाँ पे।